हेलो स्टूडेंट्स, PYQ जेई एडवांस में हम लोग 2006 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज यहां डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आज का चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी का हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और दूसरे चैप्टर्स का अगर आप PYQs के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी चैप्टर्स आपको वहां उनके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर जीओसी का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2025 का क्वेश्चन है। कंसीडर करना है हमें हाइड्रोजन को, जो कि यहां लिखा हुआ है इस तरीके से। इन हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन यहां इंडिकेट किए गए हैं उन हाइड्रोजन में से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में कॉन्सेप्ट ये है कि H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट एनायन बनता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। मानो कोई बेस आया और बेस ने यहां से H+ को निकाल लिया। जब H+ को निकाला तो इससे एनायन बनेगा कुछ इस तरह का कि ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस जगह डबल बॉन्ड है, और यहाँ इस जगह टर्शरी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, इस केस में जब H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें से H+ निकला तो नेगेटिव चार्ज यहां बना, ये 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस टर्शरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। और डी ऑप्शन में से जब H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा कुछ इस पोजीशन पर कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ नेगेटिव चार्ज बना H+ निकलने से, और ये डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, इन चारों एनायन में से कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, बस वही देखना है। देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, मैं केवल नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करके बता रहा हूं, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं बता रहा हूं। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो अल्टरनेट इस पोजीशन पर भी पहुंचेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां भी आएगा, समझ लेना तुम भाई। रेजोनेंस आता है, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आती है। तो रेजोनेंस होगा जब मल्टीपल बॉन्ड इस जगह आएगा, नेगेटिव यहां आएगा, इस जगह आएगा, नेगेटिव यहां आएगा। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड तो यहां आएगा और नेगेटिव चार्ज इस जगह आएगा। मैं बना ही देता हूं फर्स्ट स्ट्रक्चर इसकी। डबल बॉन्ड तो इस जगह आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। ठीक है ना, आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक एनायन है। ये एक एरोमेटिक एनायन बन गया। ठीक है, अब आप इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देखोगे। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, फिर यहां भी आएगा, फिर यहां भी आएगा, ऑल्टरनेट शिफ्ट होते जाएगा। आपने देख रखा होगा इसमें नेगेटिव चार्ज किस तरह से रेजोनेंस करता है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और पांचों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज एक एक करके आता है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज इस जब रिंग पर रहेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग बनेगी, जो कि हाईली स्टेबल होगी। औरों में तो दिखाई नहीं दे रही, वो बना के देख लेना चाहे। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसमें सबसे ज्यादा है, 6 जगह नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है ना, इस केस में देखो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, फिर नेगेटिव यहां आएगा, फिर यहां आएगा। इसमें नेगेटिव यहां है, फिर नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। 4 जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी भी 4 बनेगी, उसकी तो 6 बनेगी, और इसमें 3 ही बनेगी जब नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन की पोजीशंस देखी जाए। हर तरीके से ये हाईली स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल एनायन यही है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक एनायन बन रहा है, मोस्ट स्टेबल एनायन है। इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है इन चारों के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, चले आगे।
यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ए स्टेटमेंट में लिखा है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन चारों के लिए ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां आपको नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहा होगा, सब में नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस भी कर रहा है एरोमेटिक रिंग के साथ। इन चारों की अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो आप फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करो। सेकंड में यहां 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस आई इफेक्ट से इस नाइट्रोजन को। रेजोनेंस तो दोनों में ही है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ और ये भी रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ, बट यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ तो फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे ही इन दोनों में भी कंपैरिजन करो, क्योंकि नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो फर्स्ट से भी कम बेसिक हो जाएगा ये, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप माइनस एम लगा के वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इफेक्टिव होता है और बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, वो सिचुएशन तो यहां भी दिखाई दे रही है, लेकिन आप ध्यान से देखो, इस जगह NR2 ग्रुप है और यहां ऑर्थो पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप बैठे हैं, यहां SIR इफेक्ट होगा। SIR इफेक्ट का मतलब हुआ स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। आप ध्यान से देखो, यहां नाइट्रो है, यहां भी नाइट्रो है, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं तो मैंने बना दिया इस तरीके से, और यहां नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन रिपल्शन करेगा इनके साथ में, ये बड़ा ग्रुप ये इस 2 आर ग्रुप को रिपेल करेगा, इस कारण से ये दोनों आर मतलब मिथाइल ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रह पाएंगे, और जब सेम प्लेन में नहीं रह पाएंगे तो ये लोन पेयर इन p ऑर्बिटल के साथ पैरेलली ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। यहां के लोन पेयर मतलब यहां का लोन पेयर तो फिर भी कर सकता है, क्योंकि NH2 पर SIR इफेक्ट नहीं होता है। इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन बड़े ग्रुप्स में ही होता है, तो NH2 पर तो नहीं होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे, ये भी कर लेंगे और ये भी तो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहां ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो H+ वहां आसानी से आके बॉन्ड बना सकता है, मतलब H+ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां SIR इफेक्ट के कारण फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, फोर्थ की बेसिक से थर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो होगी सेकंड की, फिर होगी फर्स्ट की, फिर होगी थर्ड की, और फोर्थ की थर्ड से तो ज्यादा ही होगी, हो सकता है कई बार फर्स्ट से भी ऊपर पहुंच जाए, सेकंड से भी ऊपर, सेकंड से तो इतना ऊपर नहीं पहुंच सकता। लेकिन देखो यहां आप ध्यान से देखो, थर्ड को ऊपर दिया हुआ है फोर्थ से, सेकंड का ये तो चलेगा, लेकिन थर्ड को बिल्कुल गलत जगह दिया हुआ है। फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, थर्ड की नहीं होगी, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस, पीकेबी का डिफरेंस की बात की गई है फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट में और सेकंड में जो पीकेबी का डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए थर्ड एंड फोर्थ के पीकेबी के डिफरेंस का, गलत है। कारण बता देता हूं मैं, यहां SIR इफेक्ट के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इन दोनों का पीकेबी का डिफरेंस ज्यादा होगा और यहां का पीकेबी का डिफरेंस कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर है, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। ये तो मैंने कहा ना कि थर्ड तो फर्स्ट से भी कम है, फर्स्ट से भी कम है, और फोर्थ जो है ना उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, थर्ड से तो काफी ज्यादा होगी। क्लियर है, इसमें तो ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन फोर्थ, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस इफेक्ट इस थर्ड में ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर
मतलब और सब जगह इक्वल सा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, जबकि यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता, ऐसा यार इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप भी इस एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, जबकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप की प्लेनरिटी भी डिस्टर्ब हुई होगी SIR इफेक्ट के कारण, और उसका रेजोनेंस इस रिंग के साथ कंपैरेटिवली कम हुआ होगा इन दोनों नाइट्रोजन्स का। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट थर्ड में ज्यादा है, फोर्थ में कम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहां ज्यादा हो गई है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। फोर्थ, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। यहां आप ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, चारों के चारों कार्बोक्सिलिक है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला कोई ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप हो, तो स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। या मैं उल्टा बोलूं कि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप हो तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है, तो आप देखो यहां पर इथाइल है CH3 और CH2, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है ये केवल, तो प्लस आई इफेक्ट से बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। यहां आप देखो ट्रिपल बॉन्ड, और यहां है डबल बॉन्ड, और यहां है एरोमेटिक रिंग, और साथ में ये ग्रुप भी, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये एक प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। क्लियर है? और ये हमें पता है कि ये sp कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। sp कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इस कारण से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहां सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी फर्स्ट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप अच्छा खासा है। उसके बाद में होना चाहिए सेकंड की, और उसके बाद में होनी चाहिए थर्ड की, क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप आ गया। अब अच्छा, इसको और इसमें कंपैरिजन करें तो फोर्थ में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, थर्ड में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ ही ज्यादा होती है। ठीक है, ये मोटा मोटा सा आइडिया है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो क्योंकि थर्ड एरोमेटिक है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 4 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये एलिफेटिक वाला पार्ट है। क्योंकि और इस एरोमेटिक रिंग की भी तो थोड़ी बहुत इज्जत करो, ये भी कुछ ना कुछ माइनस आई इफेक्ट तो लगाता ही है। ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इस हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। चले आगे। हाँ, ये 2019 का क्वेश्चन है। 5 कंपाउंड्स गिवन है और उनके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। आप स्टेटमेंट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस और एसिडिक स्ट्रेंथ, कुल मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही बात चल रही है। किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी हो तो H+ निकालने के बाद, जो एसिडिक H है उसे रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट एनायन बनता है, उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन होगा उतना ही अच्छा वो एसिड रहा होगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो यहां जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, एनायन की स्टेबिलिटी की, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की, तो आपने पढ़ रखा होगा कि ये एनायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला एनायन। हालांकि कीटोन के जस्ट पास में अगर नेगेटिव चार्ज हो कुछ इस तरह से एक्टिव मिथाइलिन टाइप का, उसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें और जो गिवन कैटायंस की, गिवन कंपाउंड्स की बात कर लेता हूं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है ट्राइफिनाइल मिथाइल एनायन, हालांकि एनायन नहीं दिया पर मैं एनायन बना के दिखा देता हूँ।
और क्या है, चलो ठीक है, जो गिवन है उन्हीं एग्जांपल्स को मैं यहां ले रहा हूं। ठीक है, ये रहा एनायन और यहां मिथाइल एनायन। ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया, इसकी जरूरत है ही नहीं वैसे। देखिए फोर्थ वाले से जब H+ निकल जाएगा तो ये एनायन बनेगा। ये एनायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो कि एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल एनायन है। यहां ये sp कार्बन, और जबकि यहां sp2 कार्बन है और नाइट्रोजन का लोन पेयर, सॉरी ये कार्बन का जो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। जबकि देखने में लगता है कि इस sp कार्बन में तो डीलोकलाइज नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज sp2 वालों से ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्ट ये स्ट्रक्चर, ये एनायन और उससे पहले का मैंने जो कॉन्जुगेट जो एक्टिव मिथाइलिन वाला जो बताया था एनायन, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां डीलोकलाइजेशन है जबकि यहां तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं है। डबल बॉन्ड पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उस केस में डीलोकलाइजेशन नहीं होता, यहां तो डीलोकलाइजेशन है, यहां नहीं है। यहां डीलोकलाइजेशन है जबरदस्त, और ये तो एरोमेटिक है। और इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये वाला कार्बन तो sp3 स्टेट में है जबकि ये कार्बन sp2 स्टेट में है। तो यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर मैंने स्टेबिलिटी का लिखा है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अब निकाल लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन पांचों कंपाउंड्स के लिए सबसे ज्यादा तो होगी इस फोर्थ वाले की, क्योंकि इसका एनायन एरोमेटिक है। फिर होना चाहिए एसिटाइलिन मतलब फिफ्थ की, फिर होना चाहिए फर्स्ट की मतलब इसके कॉन्जुगेट एनायन की, और फिर होना चाहिए सेकंड, और सबसे एंड में होगा थर्ड। ये ऑर्डर होना चाहिए। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट का ये एनायन बनेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज अच्छी तरीके से डीलोकलाइज्ड है, तीनों एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है इसलिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि H+ निकला है, एनायन अच्छा खासा स्टेबल है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसी कारण से है, डीलोकलाइजेशन के कारण। दूसरा लिखा हुआ है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4, इसके लिए इज एरोमेटिक, तो बिल्कुल मैंने बता ही दिया कि ये कंपाउंड 4 का एनायन एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में ही है, तो एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सी ऑप्शन में बोला है कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज अ नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यहां इसमें कहीं भी नाइट्रो लगा दिया गया तो एनायन चाहे यहां बनो, चाहे यहां बनो, चाहे यहां बनो, है ना, इस जगह एनायन कहीं भी बनो, इसमें बोला है कि इसके अंदर नाइट्रो लगा दो कहीं पर, तो नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा ही देगा, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो। यहां ये मत देखना कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही होनी चाहिए, ऑर्थो पैरा से मतलब ही नहीं है, यहां ऑर्थो एंड पैरा से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट। हम्म चाहे इस जगह हो या इस जगह हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पर ही है, रिंग पर ही है, तो रेजोनेंस तो करेगा नहीं, तो -I इफेक्ट लगेगा, और -I इफेक्ट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी इस वाले H की। हालांकि ये H कोई बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, फिर भी बोल दिया कि नाइट्रो के प्रेजेंस के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ये गलत नहीं है, तो स्टेटमेंट सी भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसमें फर्स्ट को सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये गलत है, सबसे ऊपर होना चाहिए फोर्थ, देन होना चाहिए फिफ्थ, ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ABC। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है डू नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कोई भी एसिड हो, जैसे मान लीजिए ये एक एसिड है
और इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से हुई है। तो एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिएक्टेंट साइड का एसिड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के एसिड से। सिमिलरली जो रिएक्टेंट साइड का बेस होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के बेस से। मान लीजिए यहां एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो यहां सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए बेस रिएक्शन करेगा, यहां का H+, क्योंकि मैंने कहा ना कि एसिड मान रहा हूं और इन्होंने रिएक्शन की है, तो यहाँ का H+ इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन का कंबाइन होगा और सोडियम इस A- के साथ कंबाइन होगा। ए कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो सोडियम का A के साथ तो कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये अनस्टेबल होता है और बहुत आसानी से CO2 और H2 रिलीज कर देता है। क्लियर है? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट उस एसिड से रिएक्शन करेगा जिसमें इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगी। कोई भी एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगी, मतलब रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के एसिड से, वो एसिड इजीली कार्बोनिक एसिड बनाकर CO2 रिलीज करवा देगा। तो ऐसे एसिड सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, मैं तो आपको थ्योरी मैंने बता दी, या फिर ना पिक्रिक एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए। ठीक है, यही नहीं इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए। तो बेंजोइक एसिड तो ये कर ही देगा, तो नॉट बोला है ना, डू नॉट, तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि बेंजोइक एसिड तो एसिड बेस रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट लिखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो भाई सल्फोनिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये भी रिएक्शन कर लेगा और CO2 रिलीज कर लेगा। आंसर ये नहीं हो सकता। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है ये वाला एसिड, फिनोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट बोला है कार्बोलिक एसिड जो कि फिनॉल है ना। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। कारण यह है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और H2CO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, फिनॉल सोडियम कार्बोनेट से तो रिएक्शन कर सकता है लेकिन बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, इस कारण से इसका आंसर डी ही होगा। चले आगे। 2013 का ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली ड्यू टू। देखो, एक तो कैटायन बनाया दिया है, कोई सा भी कैटायन की बात करें ना, यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं मैं। एक तो कहा गया है कि टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन ये वाला और 2 ब्यूटीन ये वाला। ठीक है, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन वो किस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है और किस तरह का इंटरेक्शन इनमें होता है सिग्मा से पाई से, वो हमें बताना है। तो कोई भी कैटायन हो, मैं एक सिंपल कैटायन की बात करता हूं, तो कोई भी कैटायन हो उसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है, जैसे ये वाला कार्बोकैटायन है, इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं है, तो यहां वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां का वैकेंट p ऑर्बिटल और यहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, उसका इंटरेक्शन होता है इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है, तो कुल मिला के ये सिग्मा बॉन्ड और ये p ऑर्बिटल है वो भी वैकेंट वाला, तो एम्प्टी लिखा हुआ है, ठीक है, वैकेंट की बात है, एम्प्टी कर दो, खाली पड़ा है वो, तो इनमें इंटरेक्शन होता है। तो ये वाला तो कैटायन के लिए तो क्या होगा, सिग्मा और पी इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट किसी भी एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में, जैसे ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन में इंटरेक्शन जो होता है वो इसके सिग्मा बॉन्ड
और पाई बॉन्ड के बीच में होता है, और स्पेशली पाई स्टार बॉन्ड के बीच में होता है, वो भी वैकेंट ऑर्बिटल। यहां इस पाई बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है पाई के लिए, एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी वाला पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, जिसको मैंने इस तरीके से यहाँ शो किया है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ये तो हो गया पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग जिसको मैंने रेड कलर से शो किया। ठीक है ना, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये चारों लोब उसी पाई स्टार के हैं। तो वास्तव में जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स में जो इंटरेक्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन का, वो इस सिग्मा बॉन्ड का और इस पाई स्टार के इस लोब के साथ में होता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट है, ये एम्प्टी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब चाहे एल्कीन कोई सा भी हो, कैटायन कोई सा भी हो, इसी तरह का होता है। तो सिग्मा पी एम्प्टी ऑर्बिटल ये सही है, सिग्मा पाई स्टार डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, तो ये हो ही गया फर्स्ट वाला। सिग्मा सिग्मा का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सिग्मा पाई ही होता है, सिग्मा पी या सिग्मा पाई। फील्ड ऑर्बिटल होता ही नहीं है इसके अंदर कैटायन का, कैटायन में नहीं होगा, है ना। तो आंसर तो हो ही गया, ए आंसर। टू 2012 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, इनमें चारों में से किस में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इनकी स्ट्रक्चर अपन को आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। जैसे ए वाला है, तो ए है पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड फिनॉल में हम लोग पढ़ते ही हैं। फिनॉल का जब नाइट्रेशन किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, इन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये पिक्रिक एसिड बनता है। तो पिक्रिक एसिड में कहीं भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट बारब्यूट्रिक एसिड है, बारब्यूटेरिक एसिड, हाँ बारब्यूटेरिक एसिड कौन से चैप्टर में है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम से एक चैप्टर है, उसमें बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स का यूज एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन के लिए किया जाता है। बारब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड यही क्या है, विटामिन सी है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इसमें भी कहीं भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है एस्प्रिन, तो एस्प्रिन भी फिनॉल चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। फिनॉल का फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करते हैं तो एस्प्रिन बनती है। तो एस्प्रिन है ये वाला कंपाउंड। ये है एस्प्रिन। ठीक है, तो ये वाला जो ये रिएक्शन, ये वाला जो है वो फिनॉल चैप्टर के अंदर भी आता है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर भी आता है। तो आंसर इसका डी होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। 2012 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज और आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन अनस्टेबल होगा प्योर फॉर्म के अंदर, वो जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, आप ध्यान से देखो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइमराइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा। तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स तो रहते ही हैं।
अच्छा, मैं एक बार जल्दी से डेफिनेशन बोल दूंगा, सिंपल तरीका बना देता हूँ एरोमेटिक को पहचानने का। सभी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, उसमें सारे एटम sp2 स्टेट में होते हैं, उसमें रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, उसमें सारे एटम sp2 स्टेट में होते हैं। कभी कभी एक दो एटम, कई कुछ एग्जांपल है जिसमें sp स्टेट में भी मिल सकते हैं, और वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, +4 पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से कहीं कुछ भी इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें भले ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, स्टेबल रहता है, रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, एरोमेटिक भी रह सकता है, एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा। आप यहां देखो, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होता है, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, यहां तक कि डाइमराइजेशन रिएक्शन शो कर लेता है। मतलब ये कंपाउंड मान लीजिए किसी रिएक्शन में बन भी गया है, तो स्पेशल कंडीशंस में ये गैसियस फेज वगैरह में बनता है, तो डाइमराइजेशन इसमें होता है, और ये डाइमराइज होकर कुछ इस तरह से 2+2 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करता है। ये सिलेबस में नहीं है रिएक्शन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन कर लेता है। यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये O जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O माइनस के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब इस जगह का पॉजिटिव चार्ज आप देखो कुछ इस तरह की बन रही है, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया पॉजिटिव आते ही, और ये रिंग जो है एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक रिंग तो अनस्टेबल होती है, तो ये वाला कंपाउंड भी रूम टेम्परेचर पर डायमराइज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये तो बी के लिए हो गया, सी के लिए कुछ इस तरीके से है। इसके लिए रिएक्शन भी सिलेबस में नहीं है, पर ये एंटी एरोमेटिक है, इसलिए ही हम लोग इतना पढ़ के ही बस इसका डायमराइजेशन मतलब अनस्टेबल बता देते हैं कि ये डायमराइज यूं भी हो सकता है, और भी कई तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से इसका डायमराइजेशन होता है। ठीक है ना, तो ये भी एंटी एरोमेटिक का अनस्टेबल है। ये ट्रोपाइल, ये तो ट्रोपोन है, ट्रोपोन एरोमेटिक है ये तो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी खासी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑक्सीजन की होगी तो O तो माइनस बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ आप देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ट्रोपाइलियम आयन जैसा हो गया, ये एरोमेटिक है, और ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल है। मतलब अनस्टेबल तो केवल बी और सी है, आंसर बी सी हो गया। 2011 का ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। ठीक है, देखो ए तो दिया हुआ है नाइट्रो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। हमें पता है फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो के प्रेजेंस में बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बी ऑप्शन है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहां तो साक्षात बेंजोइक एसिड आ गया। फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के सामने तो ज्यादा नहीं है। सी है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, यह है सैलिसाइलिक एसिड, इसमें इस तरह का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सैलिसाइलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और डी ऑप्शन है टोलुइक एसिड, वो भी पैरा वाला, तो टोलुइक एसिड इसे कहा जाता है, ये टोलुइक एसिड है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल लीस्ट एसिडिक होगा, भले ही यहां नाइट्रो ग्रुप बैठा हुआ है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप, एक नाइट्रो ग्रुप इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मुकाबला करे। एक नाइट्रो ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ा देगा। हाँ, 3-3 नाइट्रो ग्रुप आते हैं तो पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर चली जाती है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा भी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सी की है। इसका कारण यह है कि जब ये H+ रिलीज करता है, तो H+ रिलीज करने के बाद इसका जो एनायन बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन,
जिसमें नेगेटिव चार्ज दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेजोनेंस के कारण। हाफ नेगेटिव यहां कर देता हूं, है ना, तो मतलब नेगेटिव चार्ज यहां भी है, नेगेटिव चार्ज यहां भी है, और यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एनायन और सब कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन से ज्यादा स्टेबल है। इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो सी की है। तो यहां सी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एच बॉन्ड, एच रिलीज करने के बाद भी अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर ये है, अब पैरा पोजीशन पर यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH मतलब लोन पेयर, लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला है। यहाँ पैरा पोजीशन पे इनडायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाला मिथाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला ग्रुप है। लेकिन नाइट्रो के रेस्पेक्ट में, मतलब फिनॉल के रेस्पेक्ट में इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी। चाहे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच ले और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी इतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगी, और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच के भी इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनॉल मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसके बाद डी की होनी चाहिए, क्योंकि बी ऑप्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला ग्रुप ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं। इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी ज्यादा किया है। इसके बाद में बी आएगा और फिर आएगा ए, ये ऑर्डर इनका होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। मतलब आंसर आ गया ये वाला, सी वाला। हाँ, यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने मतलब CH बॉन्ड है जो इस कंपाउंड में, इस कैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। आप इस कैटायन को ध्यान से देखें। हमें पता है कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जस्ट पास में जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन्स हैं, केवल वही हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले 2 हाइड्रोजन तो ये वाले हैं, 3 हाइड्रोजन ये वाले हैं, और 1 हाइड्रोजन ये है। क्वेश्चन में जैसा पूछा है कि CH बॉन्ड्स जो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं के बारे में बताओ। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जस्ट पास में जो कार्बन है उन पर जो हाइड्रोजन मौजूद हैं, sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, केवल वही हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। तो यहां 3, एक मिनट, यहां 3 और ये 2 और ये 1, मतलब 6 ऐसे H हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा 6। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट 2010 का ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन। ये लाइसिन का कुछ ज्विटर आयन दिया हुआ है। ज्विटर आयन प्लस और माइनस, एक ही प्लस एक माइनस, न्यूट्रल स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें बोला गया है कि कितने ऐसे पोजीशंस हैं या ग्रुप हैं जो कि H+ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब बेसिक ग्रुप्स हैं। तो यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, आपको लोन पेयर यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी बेसिक ग्रुप है, और H+ को ये भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। तो 2 ग्रुप हो गए यहाँ पर। तो H+ को एब्जॉर्ब करने वाले 2 हो गए, एक ये है एक ये है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, मतलब पहला H जो होगा वो खैर नाइट्रोजन की होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसी की होगी। तो यहाँ आंसर हो गया 2। ये 2 हैं, एक तो ये साइड है और एक ये O- है। ये दोनों के दोनों H+ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, H+ को एब्जॉर्ब करके ये NH3+ बनेगा और ये COOH बन जाएगा। वहां NH3+ तो रहेगा ही रहेगा, उसमें लोन पेयर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2009 का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमको बताना है। यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इनकी स्टेबिलिटी पहचाननी है।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने ज्यादा हैं। जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब स्पेशली पाई बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा ही सेम रहते हैं, उनमें तो चेंज होता भी नहीं है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया बताना, ऑक्टेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टेट जब कंप्लीट होता है तो कंप्लीट ऑक्टेट वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ऑक्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने कहा कि इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी, क्योंकि इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ इस नाइट्रोजन का, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ इस नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट है। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया इन दोनों में देखें तो इसमें आप देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पर है, जबकि वहां पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेकेंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए फोर्थ वाला। ठीक है, अब बचे हुए हैं फर्स्ट एंड थर्ड, तो इन दोनों में भी देख लीजिए ऑक्टेट वगैरह तो सभी का कंप्लीट है, बस यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, ये तो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ऑर्डर में सबसे ऊपर तो यही आएंगे, सबसे ऊपर तो यही आएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको देखना चाहिए था मुझे। तो सबसे ऊपर तो आएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है थर्ड में। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी काफी कम होगी और इन दोनों में भी थर्ड फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ सेकंड वाला ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसलिए स्टेबिलिटी भी वहां ज्यादा होगी। तो आंसर निकाल लीजिए। हाँ, 2009 का ये क्वेश्चन है, और कार्बोकैटायन ये वाला जिसपे हाइड्रोजन या मिथाइल मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हाइड्रोजन और मिथाइल दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज। कुल मिलाकर रीअरेंजमेंट की बात पूछ रहा है कि इस कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है माइग्रेशन की, पॉजिटिव चार्ज की माइग्रेशन की। आप देखो माइग्रेशन का मतलब है रीअरेंजमेंट, मतलब कोई ग्रुप शिफ्ट होगा जिससे कि कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे हम लोग नॉर्मली रीअरेंजमेंट कहते हैं। वैसे तो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है, लोन पेयर के पास में अगर कैटायन आ जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा रेजोनेंस के कारण। लोन पेयर के पास में, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास जब कैटायन आएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कार्बन नंबर 4 का मिथाइल शिफ्ट हो जाए, तो कार्बन नंबर 4 है उसका मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा तो सेकेंडरी कैटायन बना। ये मिथाइल जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, सेकेंडरी कैटायन बना ना, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। ये कहा है कि कार्बन नंबर 4 का जो H है ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, टर्शियरी कैटायन बन जाएगा। लेकिन इतनी स्टेबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी ना जितनी लोन पेयर के पास में है ना। लोन पेयर के जस्ट पास में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो हाईली स्टेबल है। यहां अगर ऐसी है, ये है कैटायन, तो इसकी स्टेबिलिटी तो टर्शियरी से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
लोन पेयर के साथ डिलोकलाइजेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि इस कार्बन नंबर 2 का मिथाइल शिफ्ट होके आ जाए यहां, ठीक है, और इस कार्बन नंबर 2 का एच शिफ्ट होके आ जाए। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि एच शिफ्ट होके आ जाए। कारण ये है कि जैसे ही एच शिफ्ट होके आएगा पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के पास भी बनेगा और मिथाइल के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो मोस्ट लाइकली का मतलब जो होगा, वैसे भी एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो एच शिफ्ट होगा इसमें और यहाँ 2 एच आ जाएंगे, यहाँ एच दिया हुआ है, 2 मिथाइल दिए हुए हैं। लोन पेयर के पास कैटायन ज्यादा स्टेबल होता ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे इस पे ज्यादा है, और वैसे भी हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है मिथाइल से। उसके बेसिस पर इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। ठीक है ना, चले आगे। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा है कि द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। फिनॉल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम ही होती है। कारण यह है कि फिनॉल में नेगेटिव चार्ज, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा डिलोकलाइज होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल का जो एनायन होता है उसमें भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बने, लेकिन यहां कार्बोक्सिलिक एसिड में एनायन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर ही डिलोकलाइज होता है, जिससे कंट्रीब्यूशन इन स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। ठीक है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ यहां ज्यादा ही होगी। हाँ, अब इन दोनों फिनॉल्स में कंपैरिजन करें और यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन करें, तो ये तो सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो एक अलग ग्रुप है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी। अब यहाँ देखो, ये पैराटोलुइन है, टोलुइक एसिड है। पैराटोलुइक एसिड में मिथाइल ने हाइपर कॉन्जुगेशन किया है और हाइपर कॉन्जुगेशन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। डबल बॉन्ड से अगर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो मिथाइल के तीनों एच हाइपर कॉन्जुगेशन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप स्टेबिलिटी को, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। जबकि हेलोजन जो है यहाँ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हालांकि यहाँ माइनस आई इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना यहाँ के वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि जब ये फिनॉक्साइड बन जाएगा H+ निकलने के बाद, तो रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब यहां नेगेटिव चार्ज p ऑर्बिटल के पर है, वो p ऑर्बिटल इन वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज होंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन है तो फिनॉल ही ना, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कमी होने वाली है। तो इन दोनों फिनॉल्स में पैराक्लोरोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और इन दोनों में इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। फिर भी फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या हो गया, सबसे ऊपर होना चाहिए थर्ड, फिर होना चाहिए फोर्थ, फिर उसके बाद में आएगा सेकंड, और उसके बाद में आएगा फर्स्ट। ये ऑर्डर इसका होना चाहिए। आंसर मैच कर लीजिए। हाँ, 2008 का क्वेश्चन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो इसमें सिग्मा पी वाला जो आंसर है वो बेस्ट आंसर है। कारण बता देता हूँ, वैसे सिग्मा पी या सिग्मा पाई बोल सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एक तो केटायंस में, कैटायन के जस्ट पास में sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ H होना चाहिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड और इस कैटायन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, उसके साथ में इनका इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ के p ऑर्बिटल के साथ में इस सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है, उसी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इसका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से एल्कीन्स में बात करें तो एल्कीन्स में भी sp3 कार्बन का H और एल्कीन के जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका पाई ऑर्बिटल, वो भी पाई स्टार वाला, ये तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये पाई स्टार वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये तो पाई स्टार है
जो कि वैकेंट होता है, और ये पाई ऑर्बिटल है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार बॉन्ड का इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको कई बार बोल देते हैं सिग्मा पी या सिग्मा पाई, या कई जगह सिग्मा पाई स्टार लिखा हो तो ज्यादा अच्छा हो। तो कैटायंस में तो ये होगा, एल्कीन्स में ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको फिर इस पे भी टिक मार्क करना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर, बेस्ट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का ही क्वेश्चन है, और इसमें डिफरेंट कैटायंस गिवन है और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। हमें पता है कि कैटायंस की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर उसमें रेजोनेंस होगा, और टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, क्योंकि टर्शरी में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। तो आप देखिए, फर्स्ट वाला कैटायन इस ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस भी कर सकता है, मतलब ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है लोन पेयर, और लोन पेयर कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होता है। और क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और इस टर्शरी कार्बोकैटायन के पास यहाँ 3 H है और 3 H यहाँ है, तो इसमें 6 CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाता जितना रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ाता है। इस केस में देखो 3 H यहां है और 2 H यहां है, इसमें तो केवल ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और इसमें केवल 5 CH बॉन्ड ही अवेलेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। इस केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ यहां रेजोनेंस हो रहा है, भले ही ये आप देखो इसमें कि कार्बोकैटायन, हालांकि टर्शरी नहीं बोल सकते इसको, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ, इस केस में आप देखो केवल 3 H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो इसमें 3 CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, और रेजोनेंस तो है ही प्लस एम इफेक्ट का। और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, केवल 2 H ही हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, 2 CH बॉन्ड अवेलेबल है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस इफेक्ट की इफेक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस एम वाले लोन पेयर डोनेटिंग है। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की और थर्ड की ज्यादा होनी चाहिए। अब दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले रेजोनेंस इफेक्ट देखना है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना है। तो फर्स्ट होगा फिर थर्ड होगा। अब सेकंड में और फोर्थ में कंपैरिजन करें तो सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली कम है। पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाई दे रहे होंगे आपको, माइनस नहीं है प्लस है ना, ये प्लस है। तो सेकंड की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू फोर्थ ज्यादा होगी। समझ गए ये एरो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये ऑर्डर होगा, बेस्ट आंसर पहचान सकते हैं आप। हाँ, 2007 का ये क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, इनमें से लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है। स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लो, ये कंपाउंड रहा होगा, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। ये कंपाउंडर उसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। नाइट्रो ग्रुप में ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, और ये माइनस होगा कि एक्सेप्टर एटम है, तो एक प्लस माइनस चार्ज तो हमेशा ही बना रहेगा, ठीक है। ये आप ये समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये पहले से बना रखा है, इन्होंने बना रखा है। अब आप देखो इसमें, पहले तो मैंने कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी देखनी हो तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखनी है पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। तो इसमें पाई बॉन्ड भी कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी पाई बॉन्ड 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें भी पाई बॉन्ड तो 2 ही हैं, तो उसके बेसिस पे नहीं देखना। ऑक्टेट, इसमें भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है इनकम्प्लीट, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक चीज आप देखो ध्यान से, यहां पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पास में है, जबकि ऐसी सिचुएशन कहीं और नहीं। जब सेम चार्ज बिल्कुल पास में होगा तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। नाइट्रो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो एनायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो यहां ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जो दी गई है, ये लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल है, जबकि यहां मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें ऑक्सीजन पर है जबकि इसमें तो कार्बन पर भी है। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ये वाली है। क्लियर है? चले आगे। आंसर हो गया इसका लीस्ट स्टेबल पूछिए, ए आंसर हो गया। हाँ, 2006 का ये क्वेश्चन है। यहां दो रिएक्शन गिवन है, एक तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से है, और एक पैरानाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से है। क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों के रिएक्शन से कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ की जाती है, तो कार्बोनिक नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ की जाती है, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन है। बाइकार्बोनेट आयन ने एसिडिक H एब्जॉर्ब किया और सोडियम का यहां सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दिया। ठीक है, और साथ में कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, इसलिए जल्दी से CO2 रिलीज कर देता है, तो CO2 गैस यहां निकलेगी और सोडियम ये सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, याद रखना रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रॉन्गर होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां ये जो एसिड है जिसका नेम सल्फोनिक एसिड है, वो कार्बोनिक एसिड से तो ज्यादा एसिडिक होता ही है, तो ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल ने भी रिएक्शन किया और सेम रिएक्शन है, और सॉल्ट बनेगा यहां भी सोडियम का, इस H को दिया गया बाइकार्बोनेट आयन को, और ये भी सोडियम का सॉल्ट बना, और यहां भी पहले वही कार्बोनिक एसिड बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो दोनों ही केसेस में CO2 गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, यहां तक ये GOC के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।